जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। स्पेन का इजराइल को बड़ा झटका। 310 मिलियन डॉलर की मिसाइल डील रद्द। गाजा हमलों के खिलाफ कड़ा फैसला। प्रधानमंत्री सांचेज पहले ही कर चुका था ऐलान। अगली खबर में आपको बताएंगे। पाकिस्तान का बड़ा कदम। भारतीय हमलों के बाद चीन को किया किनारे। अब तुर्की से खरीदेगा ALP-300G एडवांस रडार सिस्टम। आखिर कितना ताकतवर है तुर्की का यह हथियार। इसी के साथ आपको बताएंगे नेपाल में हिंदू राजशाही समर्थक आंदोलन पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। गिरफ्तारी के डर से नेता हुए अंडरग्राउंड। आंदोलनकारी 61 लोगों पर मुकदमा। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इजरायली मिसाइल बनाने की मंजूरी को सस्पेंड कर दिया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर के मुताबिक इसके साथ ही 250 मिलियन यूरो यानी करीब 310 मिलियन डॉलर की वो डील भी रद्द कर दी गई है, जिसमें स्पेन की थल सेना और मरीन कोर्प्स के लिए 168 स्पाइक LR2 एंटी टैंक सिस्टम मंगवाए जाने थे। ये जानकारी स्पेन की न्यूज एजेंसी EFE को रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने दी। उन्होंने बताया कि यह फैसला गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई को देखते हुए लिया गया है। स्पेन अब अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों के लिए इजराइल पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डील अक्टूबर 2023 में PAP टेक्नोस नाम की कंपनी को दी गई थी, जो इजराइल की डिफेंस कंपनी राफेल की स्पेनिश ब्रांच है। इस सौदे में 168 लॉन्च यूनिट्स, 1680 स्पाइक LR2 मिसाइलें और पूरा लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल था। अब स्पेन इस डील की जगह अमेरिका में बनी FGM-148F जेवलिन मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रहा है, जिन्हें रेथियोन और लॉकहीड मार्टिन जैसी बड़ी कंपनियों ने मिलकर बनाया है। पहले स्पेन सरकार ने इस डील को इसलिए जरूरी बताया था क्योंकि उनकी पुरानी मिसाइलें अब काम की नहीं रह गई थी और राफेल ही ऐसी कंपनी थी जो तकनीकी रूप से योग्य मानी जा रही थी। लेकिन अब सरकार ने अपना रुख बदल दिया है, क्योंकि स्पाइक LR2 मिसाइलें गाजा में इजरायली हमलों में इस्तेमाल की गई थी। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी विवाद भी हुआ, जबकि इजरायल इस युद्ध को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये फैसला ऐसे वक्त आया है जब करीब 6 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने गृह मंत्रालय को एक और इजरायली डील रद्द करने का आदेश दिया था। वो डील 1.5 करोड़ यूरो की थी, जिसमें इजरायली गोलियां खरीदी जानी थी। पिछले हफ्ते स्पेन की डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी एम्पारो वालकार्सो ने कहा कि सरकार अब डिसकनेक्शन प्लान बना रही है ताकि भविष्य में इजरायली तकनीक पर कोई भी निर्भरता ना रहे। उन्होंने ये भी माना कि फिलहाल कुछ सैन्य प्रोजेक्ट में इजरायली कंपनियां जुड़ी हुई है, लेकिन उन्हें भी जल्द बंद करने की तैयारी की जा रही है। वैसे स्पेन के इस कदम पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर हाल के महीनों में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर बड़े तनाव और हमलों के आदान प्रदान के बाद दोनों देशों ने अपनी रक्षा तैयारियों को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाए। क्षेत्रीय सुरक्षा हालात को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा प्रणाली की समीक्षा की है और रक्षा सहयोग के लिए तुर्की जैसे देशों की ओर रुख किया है। पाकिस्तान वायु सेना ने तुर्की के ALP-300G लंबी दूरी के रडार सिस्टम में रुचि दिखाई है और इसकी खरीद को लेकर बातचीत चल रही है। ये रडार प्रणाली उन्नत निगरानी क्षमताओं से लैस मानी जाती है। नवभारत टाइम्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के अंदर चीन की वायु रक्षा रडार प्रणाली को लेकर नाराजगी है। NBT के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि भारत के हमलों के दौरान ये रडार सिस्टम खतरों को सही समय पर पकड़ नहीं पाया और हमलों को ट्रैक करने में असफल रहा। अब पाकिस्तान ने तुर्की की एक रक्षा कंपनी असेल्सन द्वारा बनाए गए ALP-300G नाम के नए रडार सिस्टम में रुचि दिखाई है। ये एक बहुत ही आधुनिक और ताकतवर रडार है, जिसे लंबी दूरी से खतरे को पहचानने और देश की हवाई सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस रडार में AESA नाम की एडवांस तकनीक और डिजिटल बीम फार्मिंग जैसी खूबियां हैं, जिनकी मदद से ये बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी रेडिएशन मिसाइल, छुपकर उड़ने वाले स्टील्थ विमान और ड्रोन जैसे कई तरह के खतरे पहले से पहचान सकता है और उन पर नजर रख सकता है। इस रडार से मल्टी चैनल बीम फार्मिंग तकनीक है, जिसका मतलब है कि ये एक साथ कई दिशाओं में सिग्नल भेज और रिसीव कर सकता है। इससे ये एक ही समय पर कई काम कर सकता है, जैसे एक से ज्यादा मिशन को हैंडल करना,
और अलग अलग तरह के लक्ष्यों को ट्रैक करना। इसकी खास बात ये भी है कि ये मौसम की जानकारी को भी समझ सकता है, जिससे इसके ट्रैक करने की क्षमता और भी बेहतर हो जाती है। ये पूरा सिस्टम मोबाइल यानी चलने फिरने वाला है और जरूरत पड़ने पर अकेले भी काम कर सकता है। साथ ही ये रडार कमांड सिस्टम, कम्युनिकेशन और पावर सप्लाई जैसे दूसरे जरूरी सिस्टम से भी आसानी से जुड़ सकता है। ALP-300G एक ऐसा रडार सिस्टम है जो बहुत दूर से आने वाले खतरों को पहचानने और उनसे निपटने में सक्षम है। इसमें सॉलिड स्टेट पावर एम्पलीफायर और डिजिटल बीम फार्मिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई, जिससे ये तेज, सटीक और भरोसेमंद तरीके से काम करता है। इस रडार में कई तरह के ऑपरेशन मोड होते हैं, यानी ये अलग अलग हालात में अलग तरीके से काम कर सकता है। इसे नाटो की एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम और सैन्य संचार नेटवर्क के साथ भी जोड़ा जा सकता है, जिससे यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा ALP-300G में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और साइबर सुरक्षा तकनीकें भी शामिल है, जो इसे हैकिंग या इलेक्ट्रॉनिक हमलों से बचाती है। यह सिस्टम विकिरण को निशाना बनाने वाली मिसाइलों के खिलाफ भी सुरक्षा उपाय देता है, जिससे ये खुद को बचा सके। ALP-300G की खास बात यह है कि यह चलाने में आसान है। इसे 10 टन के पहिएदार वाहनों पर ले जाया जा सकता है और इसे 30 मिनट से भी कम समय में कहीं भी लगाकर तैयार किया जा सकता है। यह मुश्किल और कड़े मौसम में भी काम कर सकता है। इसके रखरखाव पर ज्यादा खर्च नहीं आता और इसमें जैमिंग, साइड लोब ब्रेकिंग और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लड़ाई के खतरों से बचने के लिए ECCM जैसी सुरक्षा तकनीक भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की सड़कों पर राजशाही की बहाली और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर उठती आवाजें अब सरकार के निशाने पर है। बीते 5 दिनों से जारी इस आंदोलन के तेज होने से सत्ता के गलियारों में बेचैनी भी बढ़ रही है। रिपोर्ट में बताया गया है अब PM KP शर्मा ओली की सरकार इस आंदोलन पर सख्त कार्रवाई की खुली तैयारी कर ली है। काठमांडू के रिंग रोड क्षेत्र को 2 महीने के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया। वहीं राजशाही आंदोलन में शामिल राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी RPP के 2 शीर्ष नेता रविंद्र मिश्र और धवल शमशेर राणा समेत 61 लोगों पर सरकार ने मुकदमा भी दर्ज किया है। सभी 61 लोगों पर राज्य के खिलाफ अपराध, अशांति फैलाने और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोपों में केस दर्ज हुआ है। मिश्र और राणा व अन्य बड़े नेता ओली सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि ये नेता पार्टी की आंतरिक रणनीतिक बैठकों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार की गिरफ्तारी की कार्रवाई से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। इनके मोबाइल स्विच ऑफ है और बाकी कई नेताओं ने भी अपना संपर्क सीमित कर लिया है। आंदोलन का संचालन अब सोशल मीडिया, निजी चैनलों और पार्टी नेटवर्क से हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक PM ओली की CPN UML, नेपाली कांग्रेस व माओवादी केंद्र तीनों दलों ने मिलकर आंदोलन का मुकाबला करने का ऐलान किया है। सोमवार को सिंगर दरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में ओली, नेपाली कांग्रेस प्रमुख शेर बहादुर देउबा व माओवादी नेता पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस मुद्दे पर संयुक्त रुख अपनाने पर सहमति जताई। तीनों दलों ने यह स्पष्ट किया कि वो संविधान लोकतंत्र विरोधी आंदोलन को सफल नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें।